हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं फिर से आपके लिए एक क्लास लेके आया हूँ। ट्रिपल सी यूनिट फर्स्ट का दूसरा भाग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के कितने भाग हैं और वो भाग कैसे कार्य करते हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ट्रिपल सी के कोर्स में या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, दूसरे कंपटीशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये नॉलेज पहुंचे, और शेयर करें और लाइक करें। अगर अच्छा लगता है आपको तो आप लाइक कर सकते हैं। तो मैं टॉपिक पे आता हूं। तो सबसे पहले बताना है कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं मेनली, जिसमें पहला हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। तो जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर का भौतिक भाग है। भौतिक मतलब फिजिकल जो पार्ट्स हैं वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं, और लॉजिकल पार्ट्स जो हैं वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। भौतिक पार्ट का मतलब है कि आप कंप्यूटर में वो चीजें जो कि छू सकते हैं और पकड़ सकते हैं, वो भौतिक भाग कहलाता है कंप्यूटर का। और जिसे आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब हार्डवेयर, सबसे पहले हम चलते हैं हार्डवेयर की तरफ। हार्डवेयर में भी आपके चार पार्ट में डिवाइड किया गया है कि पहला है इनपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिनके द्वारा हम बाहरी डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। वो डिवाइसेस, वो उपकरण जिनके द्वारा हम बाहरी डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, वो डिवाइस, वो उपकरण इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस दूसरा है, वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर के अंदर के डेटा को यूजर को या हमें दिखाते हैं या हमें देते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। तीसरा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि सारा कार्य यही करता है। सभी जो भी कार्य होता है कंप्यूटर के अंदर, वो सीपीयू ही करता है। चौथा हिस्सा है मेमोरी। मेमोरी का मतलब है याददाश्त। जो कंप्यूटर के अंदर जो भी हमने बाहरी डेटा भेजा, वो स्टोर जो होगा वो मेमोरी के अंदर होगा। और मेमोरी, इसको हम नीचे पढ़ते देखते हैं कि ये आपका कैसे कार्य करेगा। ये एक ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर के हार्डवेयर का, कि कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे कार्य करेगा, आपस में कैसे हार्डवेयर जुड़ता है और वो कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले चलते हैं। आप ये देखिए, ये इनपुट डिवाइस है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये आउटपुट डिवाइस है। ये मेन मेमोरी है। अब मेन मेमोरी मेन क्यों है, इसे मेन मेमोरी क्यों कहते हैं, ये बताएंगे। ये सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है। तो ये जो मेमोरीज है और ये जो आपके डिवाइसेस हैं, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। कैसे कनेक्ट होती हैं, देखिए। सबसे पहले जो हम बाहरी डेटा भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो भेजते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा। वो किसके द्वारा भेजेंगे, इनपुट डिवाइस के द्वारा। वो डेटा जाएगा कहां, यहां जाएगा मेन मेमोरी के अंदर। इनपुट डिवाइस से कहां जाएगा, मेन मेमोरी के अंदर जाएगा। और मेन मेमोरी ही उसे सेकेंडरी मेमोरी या सीपीयू के पास भेजेगा। अगर वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, अगर वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, तो सीधे वो डेटा जाएगा आपका सीपीयू। सीपीयू के तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है सीयू, दूसरा भाग होता है एएलयू, तीसरा भाग होता है मेमोरी यूनिट, जिसे हम रजिस्टर भी बोलते हैं। सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और मेमोरी यूनिट या रजिस्टर जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जो प्रोसेस एएलयू में होता है। होता क्या है सीपीयू में, सीयू एक इंजीनियर है, एएलयू एक लेबर है। आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से
कि जब कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी मकान बनता है तो वहां दो तरह के लोग होते हैं, एक इंजीनियर और एक लेबर। इंजीनियर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, कार्य नहीं करता, बताता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये चीज यहाँ होनी चाहिए। एएलयू जो है मजदूर की तरह है, मतलब मजदूर वो है जो कार्य करते हैं, ईंट लेके आए, सामान लेके आए, उसे लगाया। तो कंस्ट्रक्शन किसने किया? मजदूरों ने। मेन काम मजदूरों का है, लेकिन विदाउट कंट्रोलिंग, मतलब बिना इंस्ट्रक्शन के, इंजीनियर के इंस्ट्रक्शन के वो एक सही कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यही यहां पर है, सीयू कंट्रोल करता है सारे प्रोसेस को और एएलयू कार्य करता है। सिर्फ एएलयू का काम ही इतना है कि वो जो भी कार्य देगा कंप्यूटर, वो एएलयू ही करेगा। सारे कार्य अर्थमेटिक और लॉजिकल जितने भी कार्य हैं वो आपका एएलयू ही करेगा। जितने भी कंप्यूटर में कार्य होते हैं वो सब के सब एएलयू ही करता है। और एएलयू एक समय में एक ही कार्य करेगा। एएलयू एक समय में एक ही कार्य करेगा। इस पे एक आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि एएलयू एक समय में कितने कार्य करता है, या सीयू की फुल फॉर्म बताइए, या एएलयू की फुल फॉर्म क्या है। एएलयू स्टैंड फॉर तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और एक कार्य जो एएलयू के अंदर हो रहा है वो उसका डेटा कहां होगा? उससे रिलेटेड डेटा जो है मेमोरी यूनिट या रजिस्टर्स में स्टोर होगा। ये इसका काम है। ये बहुत सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर्स। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, उसमें अगर रजिस्टर्स या मेमोरी यूनिट सीपीयू की मेमोरी का नाम दिया है तो सबसे पहले लगाएंगे आप सीपीयू की मेमोरी या रजिस्टर्स। ये सबसे छोटी मेमोरी होती है जहां पर सिर्फ एक ही प्रोसेस का डेटा स्टोर होता है जो एएलयू में हो रहा होता है। अब ये देखिए कि आपका जब जैसे ही इसने प्रोसेस खत्म किया तो ये क्या करेगा, इसका डेटा जो है वो सीधे मेन मेमोरी में चला जाएगा और नेक्स्ट डेटा, नया डेटा यहां से मेन मेमोरी से मेमोरी यूनिट में जाएगा। अब देखिए यहां पर इनपुट डिवाइस से डेटा आया मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से डेटा गया सीपीयू में, इसे हम क्या बोलेंगे? सीपीयू। सीपीयू में गया और सीपीयू से डेटा कहां आया? मेन मेमोरी में। अब हमें दिखाना है डेटा, आउटपुट डिवाइस पे डेटा भेजना है तो कहां से जाएगा? मेन मेमोरी से ही डेटा जाएगा। कहां से जाएगा मेन डेटा? मेन मेमोरी से ही डेटा जाएगा। ये मेन मेमोरी होती है वोलेटाइल, आगे पढ़ेंगे। वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें कि मतलब है कि टेम्परेरी मेमोरी, जिसमें आपकी परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। ये जब तक इसमें डेटा रहता है, जब तक इसका डेटा का यूज है या जब तक कंप्यूटर ऑन है। इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। अगर हमें डेटा परमानेंट सेव कराना है तो डेटा हमें कहां से देना होगा? मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी भेजना होगा। तब सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट डेटा स्टोर कराती है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट डेटा। अगर सेकेंडरी मेमोरी से डेटा चाहिए सीपीयू के लिए तो डायरेक्ट सीपीयू के पास सेकेंडरी मेमोरी डेटा नहीं भेजता है। सीपीयू के पास डेटा कैसे पहुंचेगा? सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी से सबसे पहले जाएगा मेन मेमोरी में और मेन मेमोरी भेजेगा सीपीयू के लिए। तो यह प्रोसेस होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का कि कैसे कंप्यूटर हार्डवेयर कार्य करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। इसके तीन भाग होते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट जो कि आपके सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है कि एएलयू कैसे काम करेगा, एएलयू के डेटा के लिए डेटा कहां से आएगा, एएलयू के लिए डेटा पहले से ही जो एएलयू में प्रोसेस हो रहा है उसके लिए डेटा पहले से ही सर्च करके रखना। और अगर एक से ज्यादा प्रोसेस इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको मैनेज करना, कौन सा प्रोसेस पहले होगा कौन सा प्रोसेस बाद में होगा, ये काम कंट्रोल यूनिट का है। दूसरा हिस्सा है एएलयू बताया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसमें कि आपको
इसका काम सिर्फ इतना ही है, कार्य करना, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ कार्य करते रहना जो इसे मिला है। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स जिसे बोलते हैं। इन रजिस्टर्स का साइज होता है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। नॉर्मली 32 और 64 बिट आजकल चल रहा है। 32 बिट रजिस्टर का साइज होता है या 64 बिट होता है। कुछ आपके रजिस्टर्स हैं जिनको आप देखते हैं, प्रोग्राम काउंटर। ये रजिस्टर्स को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रोग्राम काउंटर क्या काम क्या है। तो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करना। अब इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन मतलब कार्य कैसे होना है, ये कमांड होगी एएलयू के लिए। तो वो कमांड क्या कहलाएगी? इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। तो उस इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो उस इंस्ट्रक्शन एएलयू के पास पहुंचेगी तभी तो वो काम होगा। एएलयू को बताया जाएगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है। तो वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन स्टोर करेगा? प्रोग्राम काउंटर नाम का, जो आपका प्रोग्राम काउंटर नाम का रजिस्टर होगा, वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा। ऐसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा? करेंटली यूज इंस्ट्रक्शन। इसमें जो है करंट में जो इंस्ट्रक्शन एएलयू के अंदर चल रही है उसका कौन स्टोर करेगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अक्यूमुलेटर, अक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के लिए कार्य में यूज होता है। जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर्स, ये क्या है? डेटा को शेयर करने के लिए यूज होते हैं, मेमोरी यूनिट से एएलयू तक ले जाने के लिए। एड्रेस रजिस्टर, ये मेमोरी को एड्रेस को स्टोर करता है जो कि मेमोरी यूनिट में डेटा चाहिए उसका। डेटा रजिस्टर, इनपुट आउटपुट में डेटा को ले जाने लाने के लिए जो हमें डेटा ले जाना है तो उसके लिए डेटा रजिस्टर्स की आवश्यकता होती है। अब आता है अगला पार्ट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनको आपको संभल के समझना है और फुल कंसंट्रेशन के साथ रखना है। कहीं आप टेक ऑफ मत कर जाइए। टेक ऑफ का मतलब होता है कि कल शाम को आपको यहाँ क्लास पढ़ रहे हैं लेकिन याद क्या आ रहा है कि कल शाम को आप अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खा रहे थे। तो याद गोलगप्पे आ रहे हैं लेकिन क्लास सुन रहे हैं। तो वो क्लास सुनने से बेहतर है कि आप गोलगप्पे खा लीजिए। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है? सबसे पहला कॉमन इनपुट डिवाइसेस है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी है। तो सबसे पहले आते हैं माउस पर। माउस एक ऐसी इनपुट डिवाइसेस है जिसमें दो बटन होते हैं। ये पहला एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, और बीच में एक स्क्रॉलर होता है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है। लेफ्ट बटन क्लिक करने से कोई भी चीज सिलेक्ट होती है और डबल क्लिक करने से कोई भी प्रोग्राम ओपन हो जाता है। कोई भी प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। सिंगल क्लिक से सिलेक्ट होगा और डबल क्लिक से कोई भी प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक से आपका पॉपअप मेनू आता है। पॉपअप मेनू जिसमें आपका रिफ्रेश बटन वगैरह होते हैं, कॉपी कट पेस्ट, ये सब बटन होते हैं, कमांड होती हैं, वो पॉपअप मेनू कहलाता है। ये पॉपअप मेनू राइट बटन से आता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट मेनू से क्या आएगा या डबल क्लिक करने से क्या होता है। माउस का इन्वेंशन डगलस एंजलवर्ट या रेने सेमर ने किया था। इन दोनों ने मिलकर किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इन माउस का इन्वेंशन या आविष्कारक कौन है? तो आप लगाएंगे डगलस एंजलवर्ट। कोई एक नाम होगा या फिर दोनों होंगे तो उसमें लिखा होगा ए एंड बी बोथ। तो आप ए एंड बी बोथ पे लगाएंगे दोनों के नाम के आगे। तो ये है आपका माउस। माउस में आपको ये डगलस एंजलवर्ट रेने सेमर। ठीक। अब आते हैं कीबोर्ड पर। कीबोर्ड से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। कीबोर्ड में आपका आएगा किसने बनाया था? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने ये कीबोर्ड बनाया था, डेवलप किया था। आविष्कारक का नाम आ जाए तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स आ जाएगा। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें की पूछ ली आती कितनी होती है? तो 104। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होंगी? 104। अदरवाइज 101 से 120 तक की भी हो सकती है अदर अदर तरह दूसरे तरह के कीबोर्ड में। टोगल की क्या है? टोगल की शिफ्ट की क्या कहलाती है? टोगल की कहलाती है। शिफ्ट के साथ कोई भी कैरेक्टर दबाएंगे तो वो कैपिटल और स्मॉल
होगा तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल से स्मॉल में हो जाएगा, तो इसलिए इसे टॉगल की बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि टॉगल की कौन सी होती है। दूसरा है कॉम्बिनेशनल की, एक से ज्यादा की को मिलाकर जब एक की बने तो कॉम्बिनेशनल की कहलाती है। जैसे कि शिफ्ट डिलीट या कंट्रोल वी, कंट्रोल वी का मतलब है पेस्ट, कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी। तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट इनके साथ मिलाकर कोई दूसरी की दबाई जाए तो वो कॉम्बिनेशनल की या मॉडिफायर की या संयोजक की कहलाती है। तो इसका संयोजक की कौन सी है? कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। अल्फाबेट की सभी जानते हैं, ए टू जेड। न्यूमेरिक की 0 to 9। फंक्शन की F1 से F12 तक, ये जो सबसे टॉप पे रहती हैं F1 F2 F3, ये क्या कहलाती हैं आपकी? ये फंक्शन कीज कहलाती हैं। एरो की 4 होती है। पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि एरो की कितनी होती है? तो एरो की होती है आपकी 4। 4 एरो की होती हैं, एक लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। होम, होम पे आ जाता है कि होम की का क्या यूज है, या तो इसका मतलब है कि लाइन के, या इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि लाइन की शुरुआत में, लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए कौन सी की दबाएंगे? तो होम की। क्वेश्चन आता है लाइन के लास्ट में पहुंचने के लिए कौन सी की दबाएंगे? तो इंड की। पेज के टॉप पर पहुंचने के लिए कौन सी की दबाएंगे? पेज अप की। पेज के लास्ट में पहुंचने के लिए कौन सी की दबाएंगे? पेज डाउन की। ठीक है, तो ये कीज हो गई। स्पेशल पर्पज कीज भी होती है कुछ, जैसे कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब है अगर आप अभी स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, आपको सारे के सारे कैपिटल लेटर चाहिए, तो कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो आपका सारे के सारे करेक्टर आपके कैपिटल हो जाएंगे। कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो सारे के सारे करेक्टर आपके स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। नम लॉक की न्यूमेरिक पैड जो होता है 1 2 3 9 वाला, जो अलग से इसमें कीबोर्ड में आता है, तो उसको अगर आप चलाना चाहते हैं तो वहां नम लॉक ऑन कर देंगे, नहीं तो नहीं चलाना चाहते हैं नम लॉक ऑफ कर देंगे। इंटर की, कोई भी आपको कार्य करना है तो इंटर की के द्वारा होगा। स्पेस बार की सबसे लंबी की, इसका क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी की कौन सी है? कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो इसमें क्या लगाएंगे हम? स्पेस बार की। जैसे कि आप फोन में स्क्रीनशॉट लेते हो फोन में, तो फोन में स्क्रीनशॉट ऐसी कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके लिए प्रिंट स्क्रीन की होता है, PRTSC सिक्स रिक्वेस्ट, ये की का नाम होता है प्रिंट स्क्रीन की। तो ये की होती है जो कि आपको इसका स्क्रीनशॉट, आपकी जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज होती है। प्रोग्राम को रद्द करने के लिए क्वेश्चन आता है, प्रोग्राम को रद्द करने के लिए, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए कौन सा की यूज होता है? एस्केप की। अगर आपको स्पेस चाहिए एक्स्ट्रा तो उसके लिए आप टैब दबाते हैं, टैब ग्रुप ऑफ स्पेस, और या फिर इंडेंट, इंडेंट पैराग्राफ का इंडेंट, मतलब शुरुआत का स्पेस सेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? टैब की का यूज करते हैं। अब आता है नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस है स्कैनर। स्कैनर में क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी का मतलब है कि कंप्यूटर के जो बाहरी डेटा है, जो कि लिखा हुआ डेटा या कागज पे जो डेटा है, चाहे वो चित्र हुआ, चाहे वो लिखा हुआ हुआ, वो डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजना है। तो वो डेटा जो हमारे कागज में है लिखा हुआ हार्ड, जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, वो हार्ड कॉपी है। तो वो डेटा क्या कहलाएगा? उसको हम कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे, और कंप्यूटर के अंदर वो किसी इमेज में या डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा, क्योंकि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आपकी किताब है, किताब में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि नहीं तो कटिंग हो जाएगी। जबकि सॉफ्ट कॉपी के अंदर आप सॉफ्टवेयर में जाके इमेजेस को आप चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को आप चेंज कर सकते हैं, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर का डेटा सॉफ्ट कॉपी, कंप्यूटर से बाहर का डेटा हार्ड कॉपी। तो स्कैनर क्या करता है? दो तरह के चीजों में बदलता है आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, इमेजेस में बदलेगा या डॉक्यूमेंट में बदलेगा। इमेजेस में आपके ये दो फॉर्मेट में बदलेगा, जेपीईजी एंड पीएनजी, ये टाइप है इमेज के। तो जेपीईजी की फुल फॉर्म आ जाती है कि जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट
ग्रुप। पीएनजी की क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है वो पीएनजी टाइप की इमेजेस का फुल फॉर्म है। और दूसरा टाइप में आपका स्कैनर जो डॉक्यूमेंट में देगा वो डॉक्यूमेंट में होगा। इसको हम नॉर्मली पीडीएफ में कन्वर्ट होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म आ जाता है पूछने के लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, या पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले इनपुट डिवाइस पर। ये देखिए, अगला इनपुट डिवाइस है जो, वो ये है जॉयस्टिक। अगला इनपुट डिवाइस क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक क्या है? आपका गेम खेलने के लिए यूज होने वाला उपकरण, इनपुट उपकरण, वो क्या कहलाएगा? जॉयस्टिक कहलाएगा। ये नॉर्मली गेम में यूज होता है, गेम खेलने के लिए यूज होता है। एक चीज और, ये पूछ लेता है कि कौन सी इनमें से दी हुई इनपुट डिवाइसेस में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है जो, ये देखिए इस तरह से ये माउस चल रहा है, ये वाला, तो ये जो है पॉइंट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी डेटा को, तो वो डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। तो वो इसमें से माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है। ये सब क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। डिजिटाइजर पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो ये सब आपके पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इनमें से कोई एक दिया होगा, बाकी नहीं दिए होंगे, या इनमें से कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो तीन पॉइंटिंग डिवाइस दी होंगी, एक उनमें से पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस नहीं दी होगी, तो उसमें से आपको सिलेक्शन करना है। तो लाइट पेन आपका वो यूज होता है जैसे कि आपका स्क्रीन पर लिखने के लिए है। आपको स्क्रीन पर लिखने के लिए, जैसे कि आप देखा होगा फोन पे टच पे आपको एक पेन टाइप की स्टिक आती है, उसे लिखने के लिए उस तरह का एक पेन होता है, तो वो क्या कहलाता है? लाइट पेन कहलाता है। ट्रैक बॉल, पहले जो माउस से पहले जो आपका यूज होता था, ट्रैक बॉल यूज होता था माउस की ही तरह। उसमें नीचे, अभी क्या है, ऑप्टिकल माउस आ रहा है, नीचे माउस में लाइट होती है, तो वो लाइट के अनुसार आपका कर्सर चलता है। पहले एक बॉल होती थी, ठोस बॉल माउस के नीचे लगी हुई, तो वो क्या कहलाती थी? ट्रैक बॉल कहलाता था। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब माइक, जिसके द्वारा आप अपनी आवाज को कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। आपने देखा होगा जो मैग्नेटिक इंक से बनी हुई चीजें हैं उनको रीड करने के लिए MICR यूज होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड पर जो आपका डेटा होता है वो मैग्नेटिक इंक से होता है, और जब आप जिस डिवाइस को स्वैप करते हैं पेमेंट करने के लिए, वो डिवाइस आपका मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर कहलाता है। आप देखा होगा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए स्वैप करने वाली मशीन होती है, उसमें जैसे ही आप स्वैप करेंगे तो जिस डिवाइस में आप स्वैप कर रहे हैं वो आपके एटीएम का मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ राइटिंग पहचानेगा और उसको मैच करेगा, तो वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। आपके हैंड राइटिंग को कंप्यूटर कैसे पहचानेगा? तो OCR, आपने किसी चीज को हैंड राइटिंग में लिखा कॉपी पर और OCR के अंदर डाला, तो वो आपको कंप्यूटर अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेगा। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR सीट जो होती है कंपटीशन एग्जाम्स में, जो गोले फिल करने वाली सीट होती है, उसको चेक करने के लिए उसको क्या इनपुट दिया है, तो वो आपको सिलेक्शन को, प्रिंटर टाइप की डिवाइस होती है OCR और OMR, तो इनमें सीट डालते हैं तो वो सारा का सारा डेटा आपका कंप्यूटर में भेज देता है। OMR सीट को रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर यूज होता है। BCR, बार कोड रीडर। ये दो बार हो गया है, प्रिंटिंग वालों ने मिस्टेक कर दिया है, लिखने वालों ने। बार कोड रीडर क्या है? जब आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां देखा होगा हाथ में लेके वो आपके बार कोड रीड करते हैं। बार कोड एक लाइनिंग होती है, उनको रीड करके आपके सारे प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है। तो बार कोड रीड करने के लिए आपका BCR यूज होता है। डिजिटाइजर, डिजिटाइजर एक पैड होता है, और पैड पे एक पेन से हम लिखते हैं, तो वो पैड पे जो लिखेंगे
तो वो आपके कंप्यूटर में पहुंच जाएगा। वेब कैमरा, वेब कैमरा आपका भी इनपुट देता है, वीडियो बना के आपके कंप्यूटर में पहुंचाएगा। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा से भी आप इनपुट लेके आप पहुंचा सकते हैं। टच पैड, टच स्क्रीन देखिए, मोबाइल फोन में आप टच करते हैं, आपका डेटा वहां से अंदर मोबाइल पे। बायोमेट्रिक डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस देखिए, आप फिंगरप्रिंट लगाइए तो आपका फिंगरप्रिंट का डेटा आपके कंप्यूटर में या आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पहुंच जाएगा। रिमोट, रिमोट से देखिए आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं। रिमोट से आप देखिए टीवी चैनल कर रहे हैं या कोई डिवाइस ऑन कर रहे हैं, तो ये रिमोट से सिग्नल ही तो भेज रहे हैं, रिमोट से डेटा भेज रहे हैं, तभी तो वो चीज ऑन हो रही है। तो रिमोट भी इनपुट डिवाइस में आता है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो दोनों तरह से काम करती है, इनपुट डिवाइस का भी काम करती है और आउटपुट डिवाइस का काम करती है। ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। तो इसमें सबसे पहला है मॉडम, जिसको बाद में पढ़ेंगे हम। हेडसेट, हेडसेट मतलब जिसमें आपका माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों होते हैं, जो आप कानों में लगाते हैं, तो माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों होते हैं। तो ये माइक्रोफोन जो है वो आपका इनपुट डिवाइस का काम करता है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस का काम करता है। फैक्स मशीन, इसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होते हैं, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो फैक्स मशीन जो है, इसका फुल फॉर्म आ जाता है फैसिमाइल ऑटोमेटिक जीरोक्स। तो ये जो है आपका इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड भी दोनों तरह का कार्य करता है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस पर। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर के डेटा को बाहरी लोगों के साथ या बाहरी यूजर के साथ शेयर करता है, बांटता है। वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? वो उपकरण क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? जो कि हमें स्क्रीन पर टीवी की तरह होता है, स्क्रीन पर ये डिस्प्ले करता है डेटा को, तो वो डिवाइस मॉनिटर कहलाती है। इसको हम बीडीयू भी बोलते हैं, बीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि बीडीयू का फुल फॉर्म क्या है, या मॉनिटर को हम क्या और क्या कहते हैं। बीडीयू कई तरह के होते हैं, बीडीयू कई तरह के होते हैं। वीडियो में आपका ये सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी, ये आपके टाइप से यूज होते हैं वीडियो में मॉनिटर बनाने के लिए। पहले जो बड़े बड़े मॉनिटर थे तो वो सीआरटी मॉनिटर होते थे, कैथोड रे ट्यूब, उसमें कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होती थी, इसलिए उनका साइज बड़ा होता था, क्वालिटी खराब होती थी। ये भी दो तरह के थे। सबसे पहले आए थे मोनोक्रोम मॉनिटर, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें सिर्फ एक ही कलर यूज होता था, चाहे कोई सा भी कलर यूज कर सकते थे आप, तो उसमें से वो मोनोक्रोम मॉनिटर कहलाए। कलर मॉनिटर, जिसमें कलर आपके इनपुट और कलर्ड आउटपुट शो होता था। नेक्स्ट उसके बाद आया सीआरटी, बंद होने के बाद आया एलसीडी। एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये फिर से प्रॉब्लम है यहाँ पर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें क्या होता है? इसमें आपका लिक्विड फिल होता है, जिसके द्वारा आपका इमेज या वीडियो शो होती है। तो ये आपका थोड़ा इसकी क्वालिटी खराब होती थी एलईडी की अपेक्षा, और ये चलता भी, उसकी लाइफ भी कम होती थी एलईडी की अपेक्षा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा बदलाव करके टीएफटी को बनाया गया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये इसकी क्वालिटी एलसीडी वाली से ज्यादा अच्छी होती थी। अगला आता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये सबसे अच्छा मॉनिटर माना जाता है। इसके दो भाग होते हैं, ओएलईडी, क्यूएलईडी, और एक सिंपल एलईडी भी होता है। तो ओएलईडी ऑर्गेनिक एलईडी और क्वांटम एलईडी, क्यूएलईडी, इनका फुल फॉर्म आ सकता है। तो ऑर्गेनिक एलईडी ज्यादा बेटर है क्यूएलईडी से, क्यूएलईडी सस्ता है ओएलईडी से, ओएलईडी महंगा है। क्वालिटी में ओएलईडी अच्छा है क्यूएलईडी से। और ये आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहता है। अब नेक्स्ट आते हैं
प्रिंटर। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रिंटर पर। प्रिंटर क्या है? दूसरी आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। अभी बताया था मैंने सॉफ्ट कॉपी क्या है, कंप्यूटर के अंदर का सॉफ्ट कॉपी और बाहरी डेटा हार्ड कॉपी। तो जो हम प्रिंट करते हैं डेटा, हम क्या करते हैं, जो डेटा हम प्रिंट करते हैं वो प्रिंटर के द्वारा करते हैं। मतलब किसी कागज पर प्रिंट करना है, चाहे वो करेक्टर्स हो गए, चाहे आपके इमेजेस हो गई, वो आप अगर किसी कागज पर प्रिंट करते हैं, जैसे फोटो निकलवाया, तो वो क्या कहलाता है, प्रिंटर के द्वारा आपका प्रिंट होता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, तो वो सारे क्वेश्चन आपके इससे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रिंटर, और प्रिंटर में आपका प्रिंटर में सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब है कि वो प्रिंटर जो स्ट्राइक एंड थ्रो टेक्नोलॉजी पर यूज होते थे। स्ट्राइक एंड थ्रो मतलब जैसे कि हैमर होती है, हैमर मतलब हथौड़ी, हथौड़ी पे हम किसी चीज पे मारते हैं, उसी तरह से। या स्टैंप, स्टैंप मतलब समझ रहे हैं, मोहर, और मोहर को हम किसी चीज पे मारेंगे तो मोहर वैसा ही छप जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी पर स्ट्राइक मतलब जोर से मारना, और जिसके कारण हमारे करेक्टर किसी कागज पर छप जाए, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्राइक एंड थ्रो टेक्नोलॉजी कहलाती। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता था, हम जोर से, मतलब किसी करेक्टर्स, छपे हुए करेक्टर्स को इंक के लोगों के और ऐसे कागज पर छापते थे जिससे कि हमारा करेक्टर जो था वो छप जाता था कागज पर। तो वो इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट प्रिंटर की टेक्नोलॉजी कहलाई। ये दो तरह के होते थे, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। जो एक एक करेक्टर करके छापते हैं वो आपके करेक्टर प्रिंटर कहलाए। वो जो आपके एक एक करके छापते हैं वो क्या कहलाए, एक एक करेक्टर करके छापते हैं वो करेक्टर प्रिंटर कहलाए। और जो आपके एक लाइन पूरी एक साथ छापते हैं वो लाइन प्रिंटर कराए। करेक्टर प्रिंटर भी दो तरह के थे, डेजी व्हील, जिसके व्हील होता था, व्हील पे सारे करेक्टर्स होते थे, और व्हील घूम घूम के कागज को पे छपता था जाके आपके करेक्टर्स को, तो वो डेजी व्हील प्रिंटर कहलाया। डॉट मैट्रिक्स अभी भी यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स है। देखा होगा जब टिक टिक बुक होता था, करते थे अभी तक, तो स्टेशन पे जाके वो किट 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 करने वाला, या स्टेट बैंक में स्टेटमेंट निकलवाते हैं, या डाकघर में आप जाते हो स्पीड पोस्ट कराने के लिए, तो वहां पे एक प्रिंटर होता है, किर 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 करके बहुत देर में आपको प्रिंट निकाल के देता है छोटी सी पर्ची पे। तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट करता है। वो डॉट 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 होती है, उसमें पिंस जो होती है कागज पे लगती जाके, जैसे कि डॉट 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 में आपका करेक्टर प्रिंट होता है। दूसरा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर पूरा ड्रम बना होता था करेक्टर से भरा हुआ, करेक्टर के व्हील का भरा हुआ, जिससे कि पूरी लाइन सेट हो जाती थी और पूरा वो ड्रम लगता था जगह कागज पर, वो ड्रम प्रिंटर कराया। चैन प्रिंटर, चैन पूरी सेट होती थी करेक्टर्स की, जिससे कि कागज पर छप जाए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब स्ट्राइक एंड थ्रो टेक्नोलॉजी के अलावा जो आपके प्रिंटर्स थे वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाए। वो क्या कहलाए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में तीन तरह के हैं, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है कि इंक को जेट, जेट मतलब जिससे फुहार बनती है, फुहार, आपने देखा होगा प्रेशर से आप फुहार बनाते हैं, प्रेशर से आपका बहुत तीव्र गति के साथ लिक्विड निकलता है और फुहार से बनाता है, तो वो कहलाता है इंकजेट प्रिंटर। प्रिंटर उस फुहार के साथ करेक्टर प्रिंट करना इंकजेट प्रिंटर कहलाता है। दूसरा है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर मतलब जो कि आपको थर्मल टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसमें गर्माहट के द्वारा आपके इंक को आपके कागज पर छापता है। ये एग्जाम्पल है आपका जो रोडवेज बस में टिकट कटता है आजकल, या फिर छोटे वाली मशीन के द्वारा, जो छोटे से पेट्रोल पंप पे जो ऑनलाइन रसीद निकलती है पेट्रोल भरवाने के बाद, ऑनलाइन पेमेंट के बाद, तो वो थर्मल प्रिंटर के द्वारा होता है। लेजर प्रिंटर सबसे अच्छा है, सबसे फास्टेस्ट है। इसमें आपका पाउडर पड़ता है इंक का, जिसे कि हम टोनर बोलते हैं, टोनर। तो लेजर प्रिंटर ये आपका कार्य करता है, लेजर लाइट के द्वारा वो पाउडर आपका पेज पर छपता है जाके। अब आता है तीसरा, आपका है ये
प्लॉटर्स, प्लॉटर्स जो है वो बड़े बड़े नक्शों को छापने के लिए यूज होता है ये प्लॉटर्स। बड़े बड़े नक्शों को छापने के लिए यूज होते हैं प्लॉटर्स। और ये तीन तरह के होते हैं, प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर, ये गड़बड़ है थोड़ा सा, गड़बड़ कर रखा है। ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर, ये इनकी टेक्नोलॉजी अलग है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना आ सकता है कि ये क्या है। अगला है आपका स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन में भी स्पीकर होता है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। वायरल रीडर, अंधे लोगों के लिए जो ब्लाइंड पर्सन है उनको पढ़ने के लिए एक जो आपकी डिवाइस होती है वो वायरल रीडर कहलाती है, जैसे पिंस ऊपर आती है जिनको छू कर वो पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, देखा होगा पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखाने के लिए पर्दे का जो यूज करते हैं वो प्रोजेक्टर है। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, जो आप बोल रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर उसको बोल के बताए, वो आपका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस कहलाता है। वीडियो कार्ड भी एक आउटपुट डिवाइस है। जीपीएस भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के अगले भाग, मेमोरी पर। मेमोरी क्या है? मेमोरी वह भौतिक डिवाइस है जिसमें हम बाहरी डेटा, कंप्यूटर से बाहरी डेटा को कंप्यूटर अंदर ले जाकर स्टोर करते हैं, रखते हैं। तो वह भाग क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। ये दो तरह का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी है जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, और जो भी डेटा सीपीयू तक जाता है, चाहे वो इनपुट डिवाइस से हो चाहे वो सेकेंडरी मेमोरी से हो, तो वो प्राइमरी मेमोरी के द्वारा ही जाता है। इसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और ये सेमीकंडक्टर के द्वारा बनाई जाती है। प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह की है, रैम एंड रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इस ये जब कंप्यूटर ऑन होता है तब ये मेमोरी ब्लैंक होती है, खाली होती है। कंप्यूटर बंद होता है तो ये मेमोरी खाली होती है, और जैसे ही ऑन होता है कंप्यूटर, इसमें डेटा स्टोर होने लगता है। वह डेटा जो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, या वह डेटा जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर पर। ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब कि ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, इसमें डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अस्थिर मेमोरी, अस्थिर, अस्थिर का मतलब है टेम्परेरी। इसमें कुछ समय के लिए डेटा स्टोर होता है जब तक कि कंप्यूटर आपका ऑन रहता है। कंप्यूटर बंद होते ही इसका डेटा क्लीन हो जाता है, इसमें खाली हो जाती है मेमोरी। ये भी दो तरह की है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम का मतलब है जब कंप्यूटर कार्य कर रहा है तो जो भी डेटा जाएगा वो रैम में जाएगा, और रैम में डेटा जाएगा, स्टोर होता रहेगा, प्रोग्राम चलते रहेंगे, रैम में डेटा जाएगा, स्टोर होता रहेगा। एक टाइम पर जाके रैम फुल हो जाएगा, और अगर उस रैम से डेटा डिलीट नहीं किया गया तो रैम भरने के कारण उसमें नया डेटा नहीं जा पाएगा, जिससे कि सीपीयू तक डेटा नहीं पहुंचेगा। क्योंकि सीपीयू में डेटा रैम के द्वारा ही जाता है, रैम में होते हुए ही जाता है। तो स्टैटिक मेमोरी में होने के कारण उसमें से डेटा डिलीट नहीं होता है। वह रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसमें डेटा आता तो है लेकिन उसमें से डिलीट नहीं होता है जब तक कि कंप्यूटर को बंद ना किया जाए। तो ये इस तरह की रैम में कंप्यूटर को हमें ज्यादा देर तक नहीं चला सकते, हमें रिस्टार्ट करते रहना होता है जिससे कि उसकी रैम खाली होती रहे। तो ये इसकी समस्या थी, इसको दूर करने के लिए डायनामिक रैम को लाया गया। डायनामिक रैम को लाया गया। डायनामिक रैम क्या है? डायनामिक रैम में क्या होता है कि इसमें से अनयूज्ड डेटा, जो डेटा यूज में नहीं है, कई घंटों से पड़ा है, वो डेटा
यूज में नहीं है उससे वो डिलीट होता रहता है। इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोग्राम होता है जो रैम से डेटा को, ना यूज होने वाले डेटा को डिलीट करता रहता है टाइम टू टाइम, जिससे कि रैम नहीं भरती है और कंप्यूटर लंबे समय तक चल सकता है। डायनामिक रैम भी दो तरह की है, सिंक्रोनस डायनामिक रैम और डीडीआर डायनामिक रैम। डीडीआर मतलब डबल डेटा रेट डायनामिक रैम। तो सबसे पहले समझते हैं सिंक्रोनस डायनामिक रैम क्या है। सिंक्रोनस डायनामिक रैम वह रैम है जिसमें एक क्लॉक पल्स पर, घड़ी की एक क्लॉक पल्स पर एक तरफ से डेटा ट्रांसफर होता है, एक तरफ से डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे कि रैम से सीपीयू में डेटा जा रहा है और सीपीयू से रैम में डेटा आ रहा है, तो एक क्लॉक पल्स पर एक ही तरफ को डेटा जाएगा, चाहे रैम से सीपीयू में चला जाए या सीपीयू से रैम में आ जाए, एक ही तरफ डेटा जाएगा। इसलिए वो रैम क्या कहलाती है, सिंक्रोनस डायनामिक रैम कहलाती है। अब एक क्लॉक पल्स पर दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर हो, एक क्लॉक पल्स पर दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर हो, वो रैम क्या कहलाएगी, डबल डेटा रेट डायनामिक रैम कहलाएगी। अब प्राइमरी मेमोरी का अगला भाग जो है वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब स्थिर मेमोरी है, मतलब इसमें परमानेंट डेटा स्टोर होता है। इसमें वो फाइल्स स्टोर होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए आवश्यक हैं। वो फाइल्स जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए जो स्टार्टअप फाइल्स हैं, वो फाइल्स रोम में होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वायोज। वायोज मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट कराने के लिए जरूरी फाइल्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, बायोस कहलाती हैं, और वो रोम में स्टोर होती है। रोम भी दो तरह, तीन तरह का होता है। पहला है पी रोम, दूसरा ईपी रोम, तीसरा डबल ईपी रोम। पी रोम का यूज क्यों करना पड़ा, क्योंकि पी रोम ऐसी रोम थी जिसमें सिर्फ एक ही बार डेटा को स्टोर किया जा सकता था, मतलब एक ही बार डेटा को राइट किया जा सकता था प्रोग्राम के द्वारा, दूसरी बार इसमें डेटा राइट नहीं हो सकता था। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अगर कोई चेंज करना है प्रोग्राम में, रोम के बायोस में, तो वो चेंज नहीं हो सकते थे, रोम खराब हो जाती थी, दूसरी रोम लगानी पड़ती थी। इसके ऑप्शन के लिए दूसरी रोम लाई गई जिसको बोला गया ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नीचे इसकी फुल फॉर्म्स दी हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या था, इसमें विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटा को हटाया जाता था और नया डेटा लिखा जाता था। अगर एक अक्षर भी बदलना होता था प्रोग्राम में बायोस के, तो पूरा डेटा डिलीट किया जाता था, मतलब ईपी रोम को पूरा क्लियर किया जाता था। उसके बाद उसमें नया डेटा दोबारा से पूरा का पूरा लिखा जाता था। लेकिन इसकी एक लिमिट थी कि इस रोम में आप चार पांच बार या पांच बार, एक नंबर ऑफ इरेज करने के नंबर्स थे कि कितनी बार आप इसे डिलीट कर सकते हैं। इससे ज्यादा डिलीट करेंगे तो ये रोम बेकार हो जाएगी। इसके ऑप्शन के लिए डबल ईपी रोम लाई गई। डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी, जिसमें हम इजीली डेटा को इरेज कर सकते थे और डेटा को राइट कर सकते थे। इसमें पूरा डेटा इरेज करने की जरूरत नहीं थी, जितना डेटा हम चाहते थे उतना ही डेटा को हम इरेज कर सकते थे और कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो ये रोम सबसे बेस्ट है, यही यूज होता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है इस रोम में कि पी रोम, पहले जो सादा रोम होती थी उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती थी, उससे कम स्पीड पी रोम की हुई, फिर उससे कम ईपी रोम की हुई, और सबसे स्लो रोम पूछा जाए कि सबसे स्लो रोम कौन सी है, तो डबल ईपी रोम। इसके बाद आते हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी पर। सेकेंडरी मेमोरी को हम बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी बोलते हैं या
ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये वो मेमोरी है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है हमेशा के लिए। तो इसमें सबसे पहला है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफडीडी। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वो ड्राइव है जिसमें डेटा को छोटी सी मात्रा में स्टोर किया जा सकता था। ये पुराने जमाने में यूज होती थी, 1990-2000 तक ये ड्राइव यूज हुई थी। और इनका स्टोरेज एरिया बहुत छोटा था। देखिए नीचे दिया है आपका स्टोरेज एरिया। इसका स्टोरेज एरिया ये है। फ्लॉपी डिस्क दो साइज के होते हैं। पहला 3.5 इंच जिसमें आप मैक्सिमम 1.44 MB, 1.44 MB डेटा को स्टोर कर सकते थे। और दूसरा था 5.25 इंच, मतलब 5.25 इंच की जो फ्लॉपी थी, उसमें 1.2 MB डेटा को स्टोर कर सकते थे। इसमें बहुत थोड़ा डेटा स्टोर होता था, इसलिए ये मेमोरी फेल हो गई। लेकिन कभी आपने सोचा है जो कंप्यूटर चलाते हैं लोग कि जो माई कंप्यूटर या दिस पीसी के अंदर जो ड्राइव्स होती हैं, कंप्यूटर ड्राइव, वो सी ड्राइव से स्टार्ट होती हैं। वो कहां से स्टार्ट होती हैं? सी ड्राइव से। तो ए और बी ड्राइव कहां गया? ए ड्राइव और बी ड्राइव कहां गया? ये ए और बी ड्राइव के पार्टीशन जो है वो फ्लॉपी डिस्क के लिए बनाए गए हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क लगाएंगे तो ए और बी ड्राइव आपको शो होंगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ए ड्राइव और बी ड्राइव किस मेमोरी के लिए यूज होते हैं, या फ्लॉपी डिस्क के लिए कौन सा पार्टीशन आपका शो होगा। हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी जो है वो सी ड्राइव से स्टार्ट होता है। सी डी ई एफ इनसे स्टार्ट होता है। ये बड़ी मेमोरीज है हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये 1 TB, 2 TB, 4 TB तक की आती है। इनमें डेटा मैक्सिमम स्टोर होता है। तो लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव में? हार्ड डिस्क ड्राइव स्लो है, मतलब इसमें डेटा ट्रांसफर की गति स्लो है, धीमी है। जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव में डेटा ट्रांसफर की गति बहुत तेज है। इसलिए नए कंप्यूटर्स में सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज होती है हार्ड डिस्क की जगह पे। या कुछ में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव में स्टोर करा जाता है, और खाली डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क को अलग से लगाया जाता है, मतलब दोनों ड्राइव लग जाती हैं। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, जिसे आप सीडी बोलते थे। अभी जो 10-12 साल पहले खूब सीडी का प्रचलन था। इसका मैक्सिमम साइज जो है वो 750 MB होता है। 750 MB। इसमें कितना डेटा स्टोर होता है? 750 MB। तो इसका यूज भी कम हो गया क्योंकि इससे अच्छी अच्छी स्टोरेज आ गई। उसके सीडी को रिप्लेस किया, सीडी की जगह ली डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ने सीडी की जगह ली डीवीडी, जिसे हम बोलते थे। इसका फुल फॉर्म आ जाता है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है और इसका साइज क्या है? इसका साइज है 4.7 जीबी। ये एमबी में था 750 MB, ये 4.7 GB स्टोर करता है एक डीवीडी। इससे अच्छा भी एक और आया, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में आप इस डीवीडी से भी ज्यादा को डेटा को स्टोर कर सकते थे, और साथ साथ में आपका सीडी से अच्छी क्वालिटी वीडियो की डीवीडी में होती थी, और डीवीडी की अच्छी क्वालिटी, डीवीडी से अच्छी क्वालिटी ब्लू रे डिस्क में होती है। अगला मेमोरी है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव मतलब जिन्हें पेन ड्राइव भी बोलते हो। पेन ड्राइव जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो कितनी भी बार। यूएसबी में लगा के आप डेटा को स्टोर कर सकते हो उसमें, और डिलीट भी कर सकते हो, और कितनी बार भी ये प्रोसेस कर सकते हो। वो क्या कहलाती है? ये मूवेबल है, कहीं पे भी आप इन्हें निकाल के ले जा सकते हो। तो ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहलाती हैं। अगला है एसडी कार्ड्स। एसडी कार्ड्स क्या है? जो इन्हें आप मेमोरी कार्ड भी बोलते हो, सिक्योर डिजिटल कार्ड्स। इसमें डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। मोबाइल में ज्यादातर ये एसडी कार्ड होते हैं, कैमरा में होते हैं एसडी कार्ड यूज। इनमें एक लिमिट होती है इनको फॉर्मेट करने की, कुछ टाइम तक आप फॉर्मेट करते रहेंगे, उसके बाद इनका ये एसडी कार्ड खराब हो जाता है। लास्ट है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का मतलब है जो पुराने जमाने में कैसेट्स चलती थी, वीसीआर वगैरह में
कैसेट चलती थी, उनमें रील होती थी, वो क्या कहलाती थी? मैग्नेटिक टेप कहलाते थे। अब आता है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को कैसे नापेंगे? मेमोरी को नापेंगे कैसे? आप सुनते हो एमबी, केबी, जीबी, टीबी, तो ये क्या है? इनको देखिए यहां पर, सबसे छोटी यूनिट जो है, सबसे जो कंप्यूटर हमारी भाषा समझता है वो 01 की समझता है। तो उस 01 को क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। एक जीरो या एक वन को क्या बोलते हैं? बिट। बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट हम क्या बोलेंगे? बिट बोलेंगे उसे। और ऐसी ही 4 बिट मिलके एक निबल बनाती हैं। 4 बिट मिलके एक निबल बनाएंगी। ऐसी ही 8 बिट मिलके, 01 के 8 बिट का ग्रुप क्या कहलाएगा? एक बाइट कहलाएगा। तो सब, अब यहां से बेसिक जो आपकी यूनिट है मेमोरी की, वो आपकी बाइट है, बिट नहीं है, बाइट। बाइट अगर सबसे पूछ ले सबसे छोटी यूनिट मेमोरी की क्या है? बाइट। ठीक है। बड़ी का कोई पता नहीं है, बड़ी तो चलती रह रही है, अभी देखेंगे। अगर कोई 4 नाम दे दे इनमें से, तो पूछ ले उनमें से बड़ी कौन सी है, तो आप इस सीक्वेंस में देख लीजिए, जो सबसे नीचे की हो वही आपकी सबसे बड़ी मेमोरी होगी। तो बिट बाइट बना दिया 8 बिट से मिलकर। ऐसे ही 1024 बाइट मिलकर एक किलो बाइट बनाते हैं, जिसे हम केबी बोलते हैं। और 1024 केबी मिलकर एक मेगा बाइट बनाते हैं, जिसे हम एमबी बोलते हैं। 1024 एमबी मिलकर एक गीगा बाइट बनाते हैं, जिसे हम जीबी बोलते हैं। 1024 जीबी मिलकर एक टेरा बाइट बनाते हैं, जिसे हम टीबी बोलते हैं। 1024 टीबी मिलकर एक पेटाबाइट बनाते हैं, जिसे हम पीबी बोलते हैं। 1024 पीबी मिलकर एक एक्साबाइट बनाते हैं, जिसे हम ईबी बोलते हैं। और 1024 ईबी मिलकर एक जेटाबाइट बनाते हैं, जिसे हम जेडबी बोलते हैं। और 1024 जेडबी मिलकर एक योटाबाइट बनाते हैं, जिसे हम वाईबी बोलते हैं। और 1024 वाईबी मिलकर एक ग्रोंटाबाइट बनाते हैं, जिसे हम बीबी बोलते हैं। और 1024 वीबी मिलकर एक जियो बाइट बनाते हैं। तो अभी तक ये सबसे हाईएस्ट यूनिट है स्टोरेज की। तो इस सीक्वेंस में जैसे आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया कि इन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट है, तो उन्होंने दे दिया केबी, एमबी, जेडबी, टीबी। तो क्या लगाएंगे? एमबी, केबी, जेडबी और टीबी। तो आपने अभी तक सुना रखा होगा, टीबी तक सुन रखा होगा, तो आप टीबी लगाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जेडबी सबसे, उन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? जेडबी। तो इस चीज को, इस सीक्वेंस को आप याद कर लीजिए कि क्या आपका मेमोरी यूनिट्स है। अब ये पार्ट हो गया हार्डवेयर का खत्म। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर के पार्ट पर। सॉफ्टवेयर का पार्ट क्या है आपका? सॉफ्टवेयर दो तरह का सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, सॉफ्टवेयर कहते हैं आपके वो पार्ट जो लॉजिकल है और जिसे हम सिर्फ देखकर महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, जो किसी टास्क को, किसी काम को करवाता है, या जो किसी कार्य करने की जिम्मेदारी लेता है, या जो वह पार्ट जो कोई कार्य करता है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वह सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर, हार्डवेयर जो अभी आज तक आपने पढ़ा, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी मतलब कि हार्डवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? वो भी आपके कई तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपको मीडिएटर है, किसको? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो जो और सॉफ्टवेयर है जो कि कार्य करते हैं, किसी डिवाइस को जोड़ते हैं, तो उनको बताता है कि कैसे कार्य करना है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको डिस्कस अगले चैप्टर में करेंगे, इसका पूरा एक चैप्टर है। तो सबसे ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए हैं। एमएस डॉस जो 1985 में डेवलप हुआ था, एमएस विंडो ये भी 1985 में डेवलप हुआ था, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अगला टाइप है आपका ड्राइवर्स। अगला टाइप क्या है? ड्राइवर्स एंड कंपाइलर। तो ड्राइवर्स क्या है? कोई भी बाहरी डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए उस डिवाइस से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे वह डिवाइस
वह उपकरण कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर वर्क कर सके, उसके उस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, ड्राइवर्स बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड है या माउस है, तो हमें अगर ये कनेक्ट करने हैं तो इनका एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आजकल जो नई विंडो आ रही है इनमें ऑलरेडी ये ड्राइवर्स पड़े हुए होते हैं। कभी देखा होगा कि कभी आवाज नहीं आती लैपटॉप से, तो क्या होता है, इसके ड्राइवर करेक्ट हो जाते हैं या हट जाते हैं, जिसके कारण साउंड के ड्राइवर जो हैं वो हट जाते हैं, जिसके कारण आपको आवाज नहीं आती है। तो उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लीजिए या अपडेट कर लीजिए, आपकी आवाज आने लगेगी। तो ये है ड्राइवर्स। कंपाइलर्स, जो प्रोग्राम को कंपाइल करा रहे हैं, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जिसे आप लिख रहे हो, यहाँ सॉफ्टवेयर लिखा, तो एस कंप्यूटर नहीं समझता एस क्या है, ये कन्वर्ट हो रहा है पहले 01 की फॉर्म में, तब इस पे काम होगा तो कंप्यूटर काम करेगा। तो वो जो है 01 में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, कंपाइलर। तो ड्राइवर्स और कंपाइलर्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर को सुरक्षित रखते हैं, कंप्यूटर को अशुद्धियों से बचाते हैं, जैसे कि एंटीवायरस। तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये यूजर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जो यूजर है, जो कंप्यूटर पे कार्य कर रहा है, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी कार्य करने का जिम्मेदार कौन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कार्य को नहीं करते हैं, मतलब जो टास्क हैं जिनको, किसी जैसे कि वीडियो चलाना है या कोई भी रसीद काटनी है, तो ये काम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं करते हैं, ये काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो ज्यादातर लोग नॉर्मली यूज करते हैं अपने अपने काम के लिए, जैसे कि एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में लोग टाइप करते हैं। एमएस एक्सेल, एक्सेल में लोग कैलकुलेशन से जो न्यूमेरिकल डेटा है, नंबर्स का डेटा है, उसको कैलकुलेशन के लिए आपका यूज करते हैं, स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो वो कोई भी कर सकता है, हर एक लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर पाए जाएंगे जिनके लिए ये यूज करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कुछ होते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के लिए स्पेशली बनवाता है। जैसे कि कोई कॉलेज वाला है, तो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको फीस से को मैनेज करने के लिए, स्टूडेंट के डेटा को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, या मेडिकल वाला है, मेडिकल अपनी दवाइयों को मैनेज करने के लिए और बिल निकालने के लिए, बिल निकालने के लिए अपना क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर बनवाएगा जिसे हम स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर बोलेंगे। लाइनेक्स का इन्होंने ये फुल फॉर्म है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। ये एक्सपी जब आया था तब ये आपका लाइनेक्स आया था, उस समय इन्होंने इसका नाम रखा था। अगला है यूनिक्स, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। ये आपका यूनिक्स का फुल फॉर्म है, ये याद करने हैं, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगला टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा। अब भाषा को तो आप अच्छे से समझते हैं, भाषा क्या है। भाषा दो लोगों के बीच विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। भाषा क्या है, दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच अपने अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है। तो भाषा कंप्यूटर, अब हम कंप्यूटर भी एक मान लो एक व्यक्ति है, एक हम है, तो कंप्यूटर हमारी भाषा कैसे समझेगा, हम कंप्यूटर की भाषा कैसे समझेंगे। कंप्यूटर की भाषा तो 01 है, तो 01 हम नहीं समझते, और हमारी भाषा हिंदी इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर नहीं समझता। तो इसको कैसे क्या करेंगे, कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन सी नहीं है, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। कैसे, देखिए, जो कंप्यूटर भाषा समझता है वो है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। ये सबके एक ही नाम है, एक ही भाषा के नाम है ये। तो चाहे हम मशीन लैंग्वेज बोल रहे हैं, चाहे बाइनरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, चाहे हम लो लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये सभी जो है एक ही भाषा के नाम है, इसे 01। ठीक है, तो होता क्या है, अब कंप्यूटर 01 समझ रहा है, हम 01 नहीं समझ रहे,
हम एबीसीडी समझ रहे हैं, कंप्यूटर एबीसीडी नहीं समझ रहा है। तो कैसे काम होता है? तो इसको समझिए। एक भाषा आई थी मशीन लैंग्वेज के बाद, असेंबली, असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता था, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम का जिक्र हुआ है तो इसमें प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप है। किसी कार्य करने के लिए, एक कार्य करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप है वो प्रोग्राम है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है? एक पूरे बड़े कार्य को पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप हैं वो इंस्ट्रक्शन है। हमने जैसे कि पानी लाना है या चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लगेंगी। कि किसी को बताना ही चाय बनाना है, उसे चाय बनाना नहीं आता है, तो सबसे पहले क्या करोगे? कहोगे उससे पहले एक फ्राई पैन लो, पहली इंस्ट्रक्शन। फिर उसे कहोगे अब इसमें पानी डालो, दूसरी इंस्ट्रक्शन। फिर उसमें कहोगे अब इसमें गैस ऑन करो, तीसरी इंस्ट्रक्शन। अब कहोगे इसे उबालो, चौथी इंस्ट्रक्शन। फिर कहोगे चीनी डालो, पांचवी इंस्ट्रक्शन। फिर कहोगे चाय पत्ती डालो, छठी इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही सारी इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप जब हो जाएगा इकट्ठा पूरा, तो चाय बन के तैयार हो जाएगी, मतलब एक कार्य हो गया। तो वैसे ही ये प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप है। तो एक प्रोग्राम जब हम किसी भाषा में लिखते हैं, मान लिया असेंबली लैंग्वेज में एक भाषा में हमने प्रोग्राम लिखा, तो कंप्यूटर तो समझेगा नहीं। असेंबली लैंग्वेज में तो 0 1 एबीसीडी है, तो वो समझेगा नहीं। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर कंपाइलर की कैटेगरी में आता है। असेंबलर क्या करेगा? पहले इसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल में, 0 1 में, 0 1 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। और फिर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा उस पर, उस डेटा पर, 0 1 वाले डेटा पर प्रोसेस करेगा। जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद उस रिजल्ट को फिर से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कौन करेगा? असेंबलर। ये क्वेश्चन आ जाता है असेंबलर क्या करता है, तो इसमें आता है असेंबली लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य असेंबलर करता है। ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज के बाद बहुत सारी लैंग्वेजेज आई जिन्हें हमने बोला हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के बाद बहुत सारी लैंग्वेजेज आई जिनको हमने बोला हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में भी यही प्रॉब्लम थी कि हाई लेवल लैंग्वेज में एबीसीडी, A to Z, 0 to 9 और स्पेशल सिंबल्स का यूज होता था। स्पेशल सिंबल में प्लस माइनस ब्रैकेट कॉमा डॉट, ये सब यूज होते थे हाई लेवल लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो वो प्रोग्राम जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते थे, उसको कन्वर्ट करना होता था लो लेवल में कार्य कराने के लिए। अब लो लेवल में कन्वर्ट कर लिया, अब इस पे प्रोसेस हो गया, उस लो लेवल लैंग्वेज पे आपका कंप्यूटर कार्य करेगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में। ये कार्य कौन कराता है? ये कार्य कराते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबके अपने अपने कंपाइलर हैं, अपने अपने इंटरप्रेटर हैं। तो ये आपका प्रोसेस है एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का, रन कराने का। क्वेश्चन आएगा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कराने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है या कंपाइलर क्या कार्य करता है। ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे, ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। अब कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये कब डेवलप हुई, कौन सी लैंग्वेज सबसे पहली थी, कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज होती है, कौन सी लैंग्वेज व्यापार के लिए यूज होती है, कौन सी लैंग्वेज वैज्ञानिक एक्टिविटीज के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहली लैंग्वेज है, सबसे ये क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। तो सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है फॉर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेटर। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फार्मूला ट्रांसलेटर, जो 1957 में डेवलप हुई थी। ये पहली उच्च स्तरीय गणित और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए पहली वैज्ञानिक भाषा थी। क्वेश्चन दो तीन तक हो सकते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन कि फॉर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन कब डेवलप हुई, तीसरा क्वेश्चन वैज्ञानिक वैज्ञानिक गणनाओं के लिए या साइंटिफिक वैल्यूज के लिए कौन सी भाषा यूज होती है, तो फॉर्ट्रान। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो भी फोर्ट्रॉन आएगा नाम इसमें। अब नेक्स्ट भाषा है कोबॉल। कोबॉल का मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये
1959 में आई थी। ये पहली व्यापारिक भाषा है। इस पे आपका क्या बनेगा, इस पे आपका क्वेश्चन बनेगा, को वो पहली व्यापारिक भाषा कौन सी थी, कोबॉल कब डेवलप हुई, कोबॉल की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगला है बेसिक भाषा। बेसिक भाषा का मतलब है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसका फुल फॉर्म, या नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, या सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है, या बेसिक भाषा का डेवलप या इन्वेंशन कब हुआ, तो 1963। 1963 में ये भाषा डेवलप की गई। नींव का पत्थर भाषा कौन सी कहलाती है, तो बेसिक। सबसे ज्यादा यूज होने वाली भाषा कौन सी है, बेसिक। ठीक है। अब अगली लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है, सी भाषा 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप की गई थी, उनका सहयोग किया था ब्रायन कर्निंगम में। ठीक है, ये बेल एंड टी लेबोरेटरीज में यूज की गई। अब सी का उपयोग कहाँ हुआ, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बनाने में सी लैंग्वेज का ही यूज हुआ है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन आ जाएगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए यूज की गई भाषा कौन सी है, तो सी लैंग्वेज। अगली है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस बिजारने स्टूस्ट्रप ने 1979 में आपको डेवलप किया था। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सी प्लस प्लस कब डेवलप हुई थी, सी प्लस प्लस किसने डेवलप की थी, या हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का मिश्रण कौन सा है, मिक्स करके बनाई गई थी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को। अगला है जावा। जावा लैंग्वेज 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई थी। 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने इसको बनाया था, और ये इंटरनेट के लिए बहुत उपयोगी थी, इंटरनेट चलाने के लिए। इसमें एक टॉपिक होता है एप्लेट, जो कि वेब ब्राउजर पर ओपन होता है, तो इसमें वेबसाइट्स जो थी इजीली बन जाती थी, इसीलिए इसको इंटरनेट फ्रेंडली बोला गया। क्वेश्चन आ जाएगा इंटरनेट फ्रेंडली भाषा कौन सी है, तो क्या बताएंगे, जावा। जावा जो है इंटरनेट फ्रेंडली भाषा है, ऐसे एसी और टीवी में भी यूज होते हैं ये। ठीक है, अगली भाषा है लिस्प। लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग ये फ्यूचर में या भी यूज होती है। जॉन मैकर्थी ने 1959 में इसे डेवलप किया था। अगली भाषा है लोगो, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। 1966 में डेवलप हुई, और ये बच्चों के लिए यूज की गई, बच्चों को शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स का यूज होता था, और ग्राफिक्स से बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। तो जब बच्चे जिस चीज को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उसका ही यूज ज्यादा होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो लोगो जो भाषा थी, लोगो ये व्यापार वाला लोगो नहीं है, बिजनेस वाला लोगो नहीं है कि ब्रांड नेम का लोगो है, वो नहीं है, ये एक भाषा है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन आता है तो ये लोगो जो है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड है, जो कि बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा यूज की गई। कोमल, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, ये 1975 में डेवलप हुई। ये थी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस में से क्वेश्चन आपके बहुत सारे आएंगे, आपको याद करने हैं। कुछ कीवर्ड है जिनको बारे में आपको समझना है। पहला है एरर। एरर क्या है, गलती। गलती को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, बग। गलती को कंप्यूटर में क्या बोलेंगे, बग। अब गलती को ढूंढना और ठीक करने का काम क्या कहलाता है, डीबगिंग। गलती को ढूंढना और ठीक करने का काम क्या कहलाएगा, डीबगिंग। और इस गलती को ठीक करने के लिए जो प्रोग्राम यूज होता है वो क्या कहलाता है, पैच प्रोग्राम। गलती को ठीक करने के लिए जो प्रोग्राम यूज होगा वो क्या कहलाएगा, पैच प्रोग्राम कहलाएगा। इंस्टॉलेशन क्या है, सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क या एसएसडी में कॉपी करना। सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाएगा, इंस्टॉलेशन। अनइंस्टॉलेशन क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से हटाना। एक टर्म है स्काई, तो ये क्या है, ये कोड जनरेट करता है, स्काई कोड बनते हैं हर करेक्टर के। तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपका कोड होगा, इनको आप याद कर जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपका ये सब क्वेश्चन आ जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाए तो आप उसे बता सकें। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, तो कंप्यूटर मेनली तीन प्रकार का होता है। कंप्यूटर मेनली तीन प्रकार का होता है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, पहला एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा आपका
डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या है? सीक्वेंसली, जैसे कि ये पंखा है, फैन, सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन को जो रेगुलेटर है वो आप देखते हैं पहले जीरो पे है तो बंद होगा, फैन नहीं चलेगा। वन पे आएगा तो धीरे चलेगा, टू पे आएगा और तेज चलेगा, थ्री पे आएगा और तेज चलेगा, फोर पे आएगा और तेज चलेगा, फाइव पे आएगा तो बहुत तेज चलेगा, सबसे तेज चलेगा। तो इसमें कई सारे स्टेट है, पांच छह स्टेट है। तो दो से अधिक स्टेट वाले सिग्नल्स को क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं। जिसमें आपको कॉन्टिन्यूस की दिखे, कॉन्टिन्यूटी, लगातार जो आपका कार्य में होता रहे, तो वो एनालॉग सिग्नल है। तो एनालॉग जैसे कि मीटर है, रेस का मीटर, गाड़ी की रेस का मीटर है। तो वो देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे कम होगा। एकदम ये नहीं कि एकदम 60 पे स्पीड पहुंच गई, एकदम जीरो हो गई, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे कम होगा। तो इस तरह के सिग्नल क्या कहलाते हैं? एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। तो वो कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, आपका व्हीकल सिमुलेशन, ओल्ड टेलीविजन, ये सब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अगला है डिजिटल कंप्यूटर जो सिर्फ डिजिटल सिग्नल पर कार्य करता है। डिजिटल सिग्नल जो ही है जीरो और वन। तो जो जीरो वन पे कार्य करते हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अगला है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। तो जो वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि अल्ट्रासोनिक साउंड मशीन, फोरेंसिक मशीन, डिफेंस सिस्टम, इनमें क्या होता है? आप लोग जाते हैं चेकअप कराने के लिए तो क्या होता है? कंप्यूटर लगा होता है, उस कंप्यूटर से एक मशीन जुड़ी होती है जो कि अल्ट्रासाउंड वगैरह करती है। तो उसमें क्या होता है? अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो एनालॉग सिग्नल पर कार्य कर रही है और कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल पर कार्य कर रहा है, और दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार हो गया। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर चार तरह का होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो कि सबसे छोटा होता है साइज में, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, जो घर में आप जिस तरह कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो बड़े कार्य के लिए यूज होते हैं, थोड़े बड़े, जैसे बैंकिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं, वो आपके कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर्स कहलाते हैं। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो बड़े संस्थानों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होते हैं, जो कि क्लाइंट सर्वर के मॉडल पर चलते हैं। मतलब एक कंप्यूटर जो होगा वो आपका सर्वर होगा, बाकी क्लाइंट होंगे। तो सर्वर पर ही सारा डेटा स्टोर होगा, तो वो सर्वर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है। अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, नासा, इसरो, इनमें यूज होता है। वेदर फोरकास्टिंग, मतलब आपको मौसम विभाग की जानकारी के लिए, ये इनमें आपका सुपर कंप्यूटर यूज होता है। ये साइज में बहुत बड़ा होता है, इसमें स्टोरेज पावर बहुत ज्यादा होती है और प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर, मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। सुपर कंप्यूटर में मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर में सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है। तो ये सब आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। आप लोगों से को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए। और मेरी गारंटी है कि अगर आप ये क्लासेस पूरी लेते हैं तो ट्रिपल सी कोर्स, ओ लेवल का फर्स्ट पेपर, ट्रिपल सी कोर्स, और जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, कम्पिटिटिव कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं जिनमें आपका कंप्यूटर आता है, उन एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और उनके सारे के सारे क्वेश्चन ज्यादातर जो है वो आपको इसमें मिलेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। थैंक यू।